हेलो एवरीवन। ये आज हम लोगों का चौथा दिन है जिसमें हम आपको JLO 2013 का पेपर 2 जो CPC और CRPC का होता है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको 31वें प्रश्न से लेकर 40 प्रश्न तक कराएंगे। 31वां प्रश्न जो कि पहला आज के टर्न का है, ये हम लोगों के सामने कि शरीर के प्रति किए गए अपकार के लिए प्रतिकर के लिए वाद दायर किया जाएगा। तो अगर शरीर के प्रति कोई अपराध किया गया है तो सिविल प्रक्रिया की संहिता धारा 19 के अनुसार कोई भी वाद आप कहाँ दायर कर सकते हैं, जहाँ प्रतिवादी निवास कर सकता है या प्रतिवादी कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम कार्य करता है, कहीं पर भी। इसलिए कहने का मतलब ऊपर लिखी तीनों जगहों पर क्या कर सकते हैं, शरीर के प्रति अगर कोई अपराध किया है तो CPC की धारा 19 के अंतर्गत आप तीनों ही जगह, मतलब चौथा ऑप्शन सही है 31वें प्रश्न का, किसी भी उपरोक्त न्यायालय में वादी के विरुद्ध वाद दायर कर सकते हैं। वादी के विकल्प पर, प्रतिवादी के विरुद्ध आप वाद दायर कर सकते हैं वादी के विकल्प पर। कहने का मतलब है हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 19 के अनुसार शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रति प्रतिकर के लिए वाद, जहां प्रतिवादी निवास करता है या प्रतिवादी कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, वादी के विकल्प पर वाद दायर किया जा सकेगा। कहने का मतलब है 31वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 32वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए CPC की धारा 102 के अंतर्गत किसी डिग्री के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकती जब तक कि धन की वसूली के लिए मूलवाद की विषय वस्तु अनधिक हो। कहने का मतलब है 102 के अंतर्गत आप कोई द्वितीय अपील तभी कर पाएंगे जबकि जो मूलधन हो उसकी राशि कम से कम 50,000 रुपये से अधिक हो। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अनुसार कोई द्वितीय अपील तभी की जा सकेगी जबकि धन की वसूली के लिए मूलवाद की विषय वस्तु 50,000 से अधिक हो। अगर कोई मूल वस्तु ऐसी है जिसका राशि जो है 50,000 रुपये से कम है तो आप द्वितीय अपील नहीं कर पाएंगे CPC की धारा 102 के अंतर्गत। कहने का मतलब है द्वितीय अपील आप तभी कर पाएंगे जब धनराशि 50,000 रुपये से अधिक की हो। कहने का मतलब 32 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर 33वें प्रश्न में पूछा गया कि CPC के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीलीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इस प्रश्न का, 33वें प्रश्न का, कि धारा 95 के अधीन जो आदेश दिया जाता है उसकी कोई अपील नहीं होती है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के अनुसार धारा 95 के अधीन पारित आदेश की अपील नहीं होगी, बाकी सबकी अपील होगी, चाहे ऑप्शन 1 हो, 3 हो या 4 हो। कहने का मतलब है 33वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 34 पर। पूछा गया है अंतराविवाची वाद अंदर वास्तविक विवाद मध्य में होता है। कहने का मतलब अंतराविवाची जो वाद होता है वो किनके बीच होता है, तो अंतराविवाची वाद जो है केवल प्रतिवादियों के बीच होता है। कहने का मतलब है 34वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 88 में या आदेश 35 के अंतर्गत अंतराविवाची वाद केवल प्रतिवादियों के बीच होता है। पूछा जाता है आपसे कि अंतराविवाची वाद कहाँ किस धारा में है, तो धारा 88 में, किस आदेश में है तो आदेश 35 में, किनके मध्य है तो प्रतिवादियों के मध्य। 3 प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर होते हैं 34वें प्रश्न से। तो 34वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। उत्तर भी हमने आपको बता चुके हैं पहले ही, किस हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में हम आपको उत्तर दे देते हैं। 35वें प्रश्न में पूछा गया है कि न्यायिक अधिकारी को सिविल अधिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट है। कब किसी न्यायिक अधिकारी को सिविल अधिकारिता के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है न्यायालय को जा रहा हो, बिल्कुल सही बात है। दूसरा न्यायालय से लौट रहा हो, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है न्यायालय में पीठासीन हो, और चौथा उपयुक्त सभी। कहने का मतलब है 35 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो, उपयुक्त सभी। चाहे कोई न्यायिक अधिकारी न्यायालय जा रहा हो या लौट रहा हो या वहाँ पीठासीन हो, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, सिविल अधिकारिता के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि न्यायिक अधिकारी को सिविल अधिशिका के अंतर्गत गिरफ्तारी से छूट है जब वो न्यायालय को जा रहा हो या न्यायालय से लौट रहा हो या न्यायालय में पीठासीन हो। 35वें का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 36वें प्रश्न में पूछा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 निम्न के बारे में प्रावधान करती है। तो धारा 115 जो है पुनरीक्षण के बारे में बात करती है। CPC की धारा 115 में पुनरीक्षण के बारे में बात हुई है।
114 में पुनर्वलोकन की बात हुई है और 113 में निर्देश की बात हुई है और उच्चतम न्यायालय को अपील की बात हम बता चुके हैं पिछले टर्म पर, सारे ऑप्शन हम करा चुके हैं। कहने का मतलब है 36वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 37वें प्रश्न में पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत कुछ स्त्रियों को सुई उपसंजाति से छूट है। कहने का मतलब है कि किस धारा के अंतर्गत स्त्रियों को सिविल प्रक्रिया के अनुसार अपने आप को उपस्थित करने से छूट मिलती है, तो धारा 132 के अंतर्गत। कहने का मतलब है 37वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 132 के अंतर्गत कुछ स्त्रियों को सुई उपसंजाति से छूट है। सुई उपसंजाति का मतलब है खुद उपस्थित होने के लिए उन पर जोर नहीं डाला जाएगा। ऐसी महिलाएं जो रूढ़ी के अंतर्गत या पर्दे के अंतर्गत किसी के समक्ष नहीं आना चाहती, तो उनको उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। 38वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए कि न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अंतर्गत कोई विवाद निर्दिष्ट कर सकेगा। तो अभी हमने बात की थी 89 धारा की, तो न्यायालय क्या कर सकता है धारा 89 के अंतर्गत? माध्यस्थम या सुलह के लिए, या सुलह या समझौते के लिए, मध्यस्थता या लोक अदालत के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन में सारी चीज़ें आ गई, माध्यस्थम, सुलह या लोक अदालत या मध्यस्थता। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि इसमें ऊपर के तीनों पॉइंट की सारी बातें आ रही हैं कि न्यायालय क्या कर सकता है, माध्यस्थम के लिए, सुलह के लिए, लोक अदालत के लिए या मध्यस्थता के लिए क्या कर सकता है, मामले को विनिर्दिष्ट कर सकता है धारा 89 CPC के अंतर्गत। इसलिए 38वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 39वें प्रश्न में पूछा गया है कि वाद की सुनवाई के दौरान एक पक्ष को अधिकतम स्थगन आदेश 17 नियम 1 के अंतर्गत दिए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कार्रवाई के दौरान अगर कोई पक्षकार बार बार मांग कर रहा है कि हमारे मामले को रोक दिया जाए, तो न्यायालय क्या कर सकता है, आदेश 17 नियम 1 के अंतर्गत अधिकतम 3 बार क्या कर सकता है, पक्षकार की आवेदन पर मामले को स्थगित कर सकता है, स्थगन का आदेश दे सकता है। 3 बार से अधिक स्थगन का आदेश नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब है 39वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया। ये भी पूछा जाता है कि किस आदेश में, तो आदेश 17 नियम 1 के अंतर्गत वाद की सुनवाई के दौरान एक पक्ष को अधिकतम 3 बार स्थगन आदेश दिया जा सकता है। 40वां और आखिरी प्रश्न आज का हम लोगों का है कि बताइए असंयोजन और कुसंयोजन के बारे में आक्षेप कब उठाया जा सकता है। तो अगर किसी पक्षकार के असंयोजन या कुसंयोजन या किसी मामले के असंयोजन या कुसंयोजन के मामले में कोई आक्षेप उठाना है, कोई प्रतिरोध करना है, कोई रुकावट डालना है, तो वो क्या करे, विभागक स्थिरीकरण के समय ही काम कर सकता है। दूसरी बात, विभागक स्थिरीकरण से पहले कर सकता है, और तीसरी बात, यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर कर सकता है। इसीलिए 40वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब है किसी पक्षकार को अगर कोई असुविधा है तो वो असंयोजन और कुसंयोजन के बारे में आक्षेप विभागिक तत्व जो स्थिर किए जाते हैं उनके स्थिरीकरण के पहले करे, या विभागक स्थिरीकरण के समय करे, या फिर कोशिश करे जल्द से जल्द शीघ्रतम मामले अवसर पर वो मामले के असंयोजन और या फिर कुसंयोजन के बारे में आक्षेप करे। इस तरह से हमने ये 10 प्रश्न करा दिए। जैसा कि हम हर बार बताते हैं, आपको पूरा मैटर हम आपको जो भी प्रश्न कराते हैं इन सब का एक हैंड रिटन नोट्स के बारे में सारे प्रश्नों के उत्तर एकदम आंसर टाइप में दे देते हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर टाइप में, जिसमें हम सारे सेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं, सारे आदेश को, सारे ऑर्डर को, जितना भी ज़रूरी मैटर होता है सबको इंक्लूड कर देते हैं। तो 10 मिनट के अंदर अंदर हम आपको 10 प्रश्न के इस तरह से व्याख्या कर देते हैं कि कम से कम आपके 10-15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा क्लियर हो जाएं। इसलिए इस तरह से आपका रिवीजन होता जाएगा। जब तक JLO का पेपर नहीं होता है हम आपको ये मैटर देते रहेंगे। और जैसा कि हम बता चुके हैं, पूरा JLO का सिलेबस हम पहले टर्म पर आपको इससे पहले अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पर दे चुके हैं। इसलिए ज़रूरतमंद लोगों को ये मैटर शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।